हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3। देखिए यहाँ पर हम मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जानेंगे और आप सभी को पता है हमारी बुक यहाँ पर बुक सेकंड चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक चल रही है। तो इसी क्रम में आज आपका जो है चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग है। तो आज आप इस चैप्टर से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समाज में जो आपकी मुद्रा है वो विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। यानी कि सर्वमान्य का मतलब ये है कि भाई सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत की जाती है मुद्रा। अभी आपका चाहे नोट हो, सिक्का हो, सभी व्यक्तियों के द्वारा ये स्वीकृत किया जाता है, इसलिए इसे सर्वमान्य बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, यानी किसी एक व्यक्ति से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता है और इसलिए वहां पर कोई मुद्रा की भूमिका नहीं होती है। मान लीजिए कोई एक ऐसी इन्होंने एक अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल लिया है जहां पर कोई एक किसी कैंडिडेट की एक अर्थव्यवस्था हो। मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, और राजा अपने राज्य का निगमन कर रहा है, पूरा नियमन कर रहा है। वहां पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर ये मुद्रा नहीं चलेगी, मुद्रा की जगह हमारे द्वारा लिखित कोई पर्चियां होंगी या कोई चीज होगी वो चलेगी। तो व्यक्ति विशेष वाली जो संस्थाएं होती हैं, व्यक्ति विशेष वाली जगहें होती हैं, वहां पर मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात और बताई गई है कि एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के समव्यवहार का मतलब ये ट्रांजैक्शंस, यानी अभी आप जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं उसे हिंदी में समव्यवहार कहते हैं। यानी कि अगर एक किसी जगह पर एक से ज़्यादा लोग हैं और वो लोग कोई ट्रांजैक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए कोई टापू पर कोई एक ही फैमिली रह रही है, यानी कोई एक टापू है, टापू का मतलब कोई द्वीप, ठीक है, द्वीप का एक छोटा सा पार्ट बोलते हैं टापू। तो टापू पर कोई एक फैमिली रह रही है और वो उनका कोई मुद्रा का कार्य नहीं है, उनकी फैमिली का केवल क्या कार्य है, यानी मछली पकड़ना है और अपना खाद्यान्न उगाना है, बस हमें बाहर से मतलब रखना ही नहीं है। तो वहां पर ही मुद्रा का कोई कार्य नहीं होगा। अब इसके अलावा आपने मुद्रा प्रचलन का एक रूप और देखा था, आपने मुद्रा प्रचलन का एक रूप देखा था कि मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को जो होता है, यानी आपने देखा था कोई व्यक्ति चावल लेकर आ रहा है, उसके बदले चीनी लेकर जा रहा है, यानी मुद्रा के बिना हम जो वस्तु विनिमय कर रहे थे, ठीक है, यानी आर्थिक विनिमय कर रहे थे, उसे हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना यहाँ पर, यानी कि मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। अब देखिए वस्तु विनिमय में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भाई पहली बात यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास चावल है, यानी एक व्यक्ति क्या रखता है, चावल रखता है। अब चावल के बदले वो ये चाहता है कि हमें 1 किलोग्राम शक्कर मिल जाए, यानी 1 किलोग्राम हमें क्या मिल जाए, शुगर मिल जाए। अब देखिए अब मेन चीज ये है कि भाई इसका एक चावल वही व्यक्ति तो लेगा जिसे चावल की जरूरत होगी। अब मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, यानी कि पर्सन ए, इसका तो चावल बेचना है और इसे क्या लेनी है, इसे शुगर लेनी है। अब पर्सन बी है, बी को क्या चाहिए भाई, बी को चाहिए भाई आटा, ठीक है, यानी फ्लोर, यानी उसे क्या चाहिए, आटा चाहिए भाई, हमें तो गेहूं का आटा मिल जाए। उसका ये डिमांड मानना है कि भाई हमें आटा मिल जाए और आटे के बदले में हम किसी व्यक्ति को दूध दे देंगे, ठीक है, यानी ये चाह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति हमें आटा दे जाए, उसके बदले में हमें उसे दूध दे देंगे। अब देखिए वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपनी मांग के बदले वाला मांग, यानी हम जो अपनी चीज चाह रहे हैं और सामने वाला जो हमसे एक्सचेंज करना चाह रहा है उसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है, यानी उसे ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई कि ये ऐसा कोई मिल जाए व्यक्ति जिसे चावल की जरूरत हो और वो हमें शुगर दे दे, यानी चीनी दे दे, या फिर बी वाले को ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसे दूध चाहिए हो और वो हमें आटा दे जाए। तो यहाँ पर क्या है, आप एक कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि बहुत ही चीजें जटिल हो रही हैं, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं लार्ज स्केल पर कि भाई आपके पास जो चीजें हैं, ठीक है, वो कोई और भी लेना चाहता हो या फिर औरों के पास जो चीज़ है वो आप लेना चाहते हो। तो इसलिए हम लोग जनरली व्यवहार में एक मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु हमारी मुद्रा होती है जो कि सर्वमान्य होती है, यानी सभी के द्वारा मान्य होती है। यानी मुद्रा को हम आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचा सकते हैं और अपनी जरूरतों की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब चीजें जो खोज लागत हो रही है, हम खोजने में हमारा समय व्यर्थ हो रहा है कि भाई कोई चावल चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए और किसी की डिमांड कुछ अलग है, हम जो अपने उपभोक्ता यानी खोज रहे हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी दिक्कतों को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर एक मध्यवर्ती वस्तु प्रयोग करते हैं जिसे हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रा जो होती है सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार्य होती है, ठीक है, वो कहानी यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के बारे में आप जान लिए। अब देखिए मुद्रा का कार्य क्या है, यानी मुद्रा क्या करती क्या है। देखिए ये विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, यानी मुद्रा का रीजन यही है कि वह विनिमय कर रही है, ये मार्केट जो हो रहा है उसमें विनिमय का कार्य कर रही है। और बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय यहाँ पर बहुत कठिन होता है, क्योंकि कीमतें के कारण जो बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ने के कारण क्या होता है कि वस्तुओं जो होती है कोई व्यक्ति लेने के लिए तैयार भी नहीं होता है। इसके अलावा रखरखाव में बड़ी दिक्कत होती है। इसके विपरीत अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है, लाई जा सकती है और जो खरीदना चाह रहे हैं आप वो खरीद सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो विनिमय का ये माध्यम के रूप में क्या कार्य करती है, मुद्रा कार्य करती है, ठीक है।
है, यानी मुद्रा के कार्य हेडिंग डाल लेना। और ये आप जान लेना कि मुद्रा जो है मध्यवर्ती काम करती है, ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जो मैंने बताया, देखिए पहला पॉइंट, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लिखना कि मुद्रा की भूमिका यानी विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी मुद्रा ये लिख लेना विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। पहला पॉइंट ये लिख लेना इसमें, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में बात ये है, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा बताते बताते, इसलिए पहले लिखवा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली में वही खामियां हैं, क्या क्या खामियां वही बताई गई हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक। जैसे हमने मान लिया चावल, ठीक है, चावल को लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर सकते हैं, स्टॉक करेंगे लंबे समय तक तो खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध है, दूध को हमें तत्काल हमें जो है वहाँ पर दूध को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा, दूध को कहीं ना कहीं हमें जो है किसी को देना पड़ेगा, लंबे समय तक परिरक्षित नहीं कर सकते दूध को। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये चीज़ें लंबे समय तक परिरक्षित नहीं होंगी तो फिर इनका वस्तु विनिमय हम कैसे करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई हमने एक प्रणाली अपना ली है जिसे हम कहते हैं मुद्रा। मुद्रा यानी कि नाशवान वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत भी बहुत ज़्यादा कम आती है। यहाँ पे वही बात कही गई है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि मुद्रा जो है नाशवान वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत यानी इकट्ठा करने की लागत भी बहुत कम आती है, ठीक है। और मुद्रा क्या काम करती है, मुद्रा करती है आपका मूल्य संचय का काम करती है, यानी कि मुद्रा का एक मूल्य तय कर दिया जाता है, उस मूल्य के बिहाफ पर आप लोग मार्केट से अपनी चीजें खरीद पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके कि मुद्रा, सेकंड का सब पॉइंट, व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है, ठीक है, और भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर कुछ बातें कही गई हैं कि कीमतों का स्तर बढ़ने जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। यह बिल्कुल बात सही है कि जब कीमतों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके पास पैसा होता नहीं है तो मुद्रा की क्रय शक्ति यानी आपकी खरीदारी की क्षमता घट जाती है, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर, ये कीमतों का स्तर बढ़ते जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता होती है मुद्रा से, वो घटती जाती है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने पर उसे 100 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसकी अभी जो जरूरतें हैं बाजार से वो 40 रुपये में पूरी हो रही हैं, 40 रुपये में जरूरतें पूरी हो रही हैं, 60 रुपये वो बचत कर रहा है, ठीक है। अब क्या होते हैं भाई, मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं और मार्केट में उसकी जरूरत का सामान है वो लगभग उसे अगले महीने से 120 रुपये में मिलेगा। अब ये क्या करेगा, इसकी सैलरी चूंकि 100 रुपये है, अब मार्केट में सामान वही सामान 120 का मिलेगा, तो क्या वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। यानी कि इसके पास जो मुद्रा है उससे वो उसे जरूरी सामान चाहिए, वो खरीदने में असमर्थ है, यानी इससे क्रय शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई, ठीक है। अब यहां पर अगली बात बताई गई है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्ति भी मूल संचय का कार्य कर सकती हैं, जैसे सोना है, यानी कि एक तो मुद्रा जो है मूल संचय का काम करती है, इसके अलावा कुछ और वस्तुएं भी हैं जो मूल संचय का काम करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका सोना है, संपत्ति है, भू संपत्ति है, मकान है, बंद पत्र है, ठीक है, यानी बंद पत्र का मतलब होता है बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, ऋण पत्र या बंद पत्र जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। इनके रूप में भी आप जो है अपना धन संचय कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन यहाँ पर ये संपत्तियां हैं, यानी कि इनमें दिक्कत आती है, यानी कि हम लोग मुद्रा के रूप में संचय करते हैं अपनी मूल्यों का, इसके अलावा कुछ परिसंपत्तियों के रूप में संचय करते हैं जिसमें आपका सोना, संपत्ति, भू संपत्ति, मकान या बंद पत्र आ गए। लेकिन इनमें दिक्कत ये आती है कि ये संपत्तियां दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं भी हो सकती हैं और इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि भाई जब आपको जरूरत पड़ी तो अचानक से ये कन्वर्ट नहीं होंगी, आप इन्हें ट्रांजैक्शन का नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है, और हर जगह स्वीकार नहीं होंगी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति को जमीन, आपकी जो जमीन है या आपकी जो जगह है वो खरीद ही ले आपका, ठीक है। मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी, आपका एक प्लॉट है शहर में, अब आप उसे बेचना चाह रहे हैं, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जैसे अभी मानते हैं अभी कोरोना त्रासदी चल रही है, कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तो कोरोना पैंडेमिक के दौरान आप जान रहे होंगे लोग जो है घर, मकान, प्लॉट वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, और आपको पैसों की जरूरत है और प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, अब लोग खरीदने के लिए तैयारी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पैसा जो है ब्लॉक पड़ा रहेगा, ठीक है, यानी आसानी से परिवर्तनीय नहीं हो पा रहा है पैसा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, यानी कि जो परिसंपत्तियां जो होती हैं ये दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं भी हो सकती हैं और इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होगी। यानी कोरोना त्रासदी में अभी आपको अगर मानना बेचना चाहें, प्लॉट बेचना चाहें या कुछ और बहुमूल्य चीजें बेचना चाहें, वो नहीं बिक पा रही हैं। रीजन यही है, लोगों को जरूरत ही नहीं है अभी, तो इसलिए यहाँ पे वही बात कही गई है। तो थर्ड का ये सब पॉइंट लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अगली बात बताई गई, कुछ लोगों ने मुद्रा के लिए क्या किया है, कुछ लोगों ने मुद्रा के लिए डिजिटल सिस्टम इजाद कर लिया है, ठीक है। यानी कुछ देशों ने जो मुद्रा का पेमेंट होता है, तो कुछ देशों ने अर्थव्यवस्था में डिजिटल सौदों का उपयोग अधिक होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख लेना चौथा पॉइंट, कुछ देशों में डिजिटल सौदों का अधिक उपयोग होता है जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोटों अथवा सिक्कों से संबंधित ना होकर व्यवहार करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल सूचनाओं से जुड़े होते हैं। ये लिख लेना आप ऐसे करके, चौथा पॉइंट, ठीक है।
यानी कि कुछ जगह पे क्या हो रहा है, डिजिटल लेन देन हो रहा है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, ये भौतिक बैंक नोट वगैरह या सिक्कों से संबंधित ना होती हैं, ये दोनों पक्षों के बीच किस रूप में होती हैं, डिजिटल वे में होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में होती हैं, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट लिखा है ना। अब भारत में इस क्रम में क्या हुआ है कि भारत में जो है विगत कुछ वर्षों में जो आपके जनधन खाते हैं या फिर आधार आधारित भुगतान पद्धतियां हैं, यानी कि आप आधार कार्ड के जरिए आप कहीं से भी भुगतान कर सकते हैं, या फिर ई वैलेट्स हैं, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है, ठीक है। यानी इनके जरिए सरकार जो कह रही है, बढ़ावा देना चाह रही है भारत में कि भारत में भी डिजिटल भुगतान का केंद्र जो है विकसित हो पाए, डिजिटल भुगतान लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये मुद्रा का प्रचलन है, मुद्रा प्रचलन जो है वो कम से कम हो। रीज़न ये है कि भाई डिजिटल भुगतान और आसान पड़ता है। ये यहाँ पे ये फायदा ये मिलता है आपको, मान लीजिए मुद्रा है, मुद्रा कोई आपसे लूट सकता है, आपसे छीन के भाग सकता है, लेकिन डिजिटल भुगतान में आपको ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और आसानी से यानी चुटकी बजाते ही भुगतान हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ देश में विकसित की जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप वर्तमान में अपने व्यवहार में देखते होंगे। अब बात करते हैं मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, यानी मुद्रा की डिमांड कैसे आती है, मुद्रा की पूर्ति कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे मुद्रा की मांग, ठीक है, यानी कि मुद्रा की मांग हमें ये बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, यानी कहने के द्रव्य का मतलब यहाँ पे वस्तु से है, ठीक है। यानी मुद्रा की मांग हमें ये बताती है, कुछ लोग द्रव्य का मतलब ये होता है, द्रव नहीं है ये, द्रव लिक्विड नहीं है, द्रव्य है, मैटर, ठीक है, वस्तु में बोल सकते हैं वैसे। तो कुछ लोग द्रव्य क्यों चाहते हैं, द्रव्य इसलिए चाहते हैं भाई उनकी जरूरत की चीजें हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उसके लिए मूल्य प्रदान करते हैं। मूल्य जो होता है मुद्रा के रूप में होता है, यानी उन्हें खरीदने के लिए किसकी जरूरत होती है, मूल्य की जरूरत होती है। मूल्य किसके रूप में होता है, मुद्रा के रूप में होता है, तो इसलिए उन्हें मुद्रा चाहिए होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, क्योंकि मुद्रा सौदों के संचालन के लिए आवश्यक है। सौदों के मूल्य यह तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहेंगे, ठीक है, यानी बिल्कुल सही बात है। यानी सौदों के जो मूल्य होंगे, जिस चीज को आप खरीदना चाह रहे हैं, उन सबके मूल्य बताएंगे कि आप लोग कितना खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप मानते हैं मार्केट में अभी जो आटा है 20-25 रुपये किलोग्राम है और आपके पास पैसा है तो आप खरीदेंगे। अब मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या इसे द्रव्य को खरीद पाएंगे, इस वस्तु को खरीद पाएंगे। यहाँ पे द्रव्य से अभिप्राय वस्तुओं से है, वस्तुओं या सेवाओं से है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र की भाषा में द्रव्य से अभिप्राय वस्तुओं या सेवाओं से है। ध्यान रखना कुछ अभ्यर्थी से द्रव्य ना समझ लें, ये वाला द्रव नहीं है ये, ठीक है, द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, वस्तु, ठीक है, द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये समझ लेना। अर्थशास्त्र की भाषा में चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सौदों की मात्रा जो है ये आय पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट लिख लेना। अब यहाँ पर बात बताइए मुद्रा की मांग के बारे में कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि भाई पैसा आता है, अपनी जरूरतों की चीज़ें प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा पैसा होता है बैंकों में डाल देते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक का आपके जो पैसा बैंकों में सेव होता है उस पर कुछ ब्याज देते हैं। अब मान लेते हैं कि सभी व्यक्ति, भारत के सभी व्यक्ति जो हैं वो अपने पास पैसा ना रखकर पूरा बचत करने लगते हैं। यानी मान लीजिए अपने पास पैसा न रखकर, यानी कि अपने पास द्रव्य रखने में उन्हें दिलचस्पी कम रखते हैं, और क्योंकि द्रव्य को रोक कर रखने से अर्थ होता है कि उन्हें ब्याज वाली जमाओं पर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों को क्या करते हैं, बैंकों में डाल देते हैं। तो जब ज़्यादातर चीज़ों को जब बैंकों में जब डालने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जब ऊंची ब्याज दरों पर यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर मुद्रा की जो डिमांड होती है वो गिर जाती है, क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत ही नहीं है। लोग अपना ये सोच रहे हैं कि हमें ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर मुद्रा की मांग ऐसे गिर जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि द्रव्य को रोक कर रखने का अर्थ होता है ब्याज वाली जमाओं का कम होना, और इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति। यानी कि द्रव्य का मतलब यह है कि फिर लोग, यानी कि मान लीजिए बैंक जो है धन पर अगर ज़्यादा ब्याज देंगे तो लोग क्या करेंगे, बैंक अगर ज़्यादा ब्याज देने लगेंगे तो ये लोग सोचेंगे कि अपने पास पैसा हमारा रखा हुआ है तो बेकार पर रखा हुआ है, इससे बेटर है बैंक में जाए, बैंक में अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, हमारा पैसा बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी। तो लोग अपने पास उसे रखने में दिलचस्पी नहीं रखते, बैंकों में जाते हैं, और जब बैंकों में ऊंची ब्याज दरों पर ये यहाँ पर अपना पैसा सबमिट कर देते हैं तो मुद्रा की मांग अपने आप गिर जाती है। मांग गिरने का मतलब यही है, मुद्रा का संचालन अवरुद्ध हो जाता है, मुद्रा जरूरत ही नहीं है, सभी लोग अब जमा करने लगे, नहीं हम तो बैंक से में ऋण मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके क्या है, मुद्रा की मांग कम हो जाती है। तो एक अच्छे मतलब बाजार में यही चीजें जो है निर्भर करती हैं कि भाई मुद्रा का जो है यहाँ पर मुद्रा का जो है निर्भर बना रहना चाहिए, मुद्रा का प्रभाव बना रहना चाहिए, ठीक है, तभी बाजार चल पाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि मुद्रा की मांग क्यों गिरती है, क्या गिरती है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना इसमें कि जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा लिख लेना, क्योंकि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिख लेना पूरा, ठीक है। ये मुद्रा की मांग हो गई। अब मुद्रा की पूर्ति की बात आती है। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति हमारे यहाँ कौन करता है। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक अर्थव्यवस्था जो आपकी है, इसमें अगर हम देखें
तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। यानी कि आपका जो आपके पास नकदी पैसा है और आपका बैंक में जो जमा है, ये पैसा आपकी मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में। तो पहला पॉइंट यही लिख लेना कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं आती हैं। यानी आपके पास जो नगद पैसा है, बैंक में आपका जमा हुआ पैसा है, वो है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अनेक माप हैं और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह की बैंकिंग प्रणालियां हैं मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। कौन कौन सी प्रणालियां हैं वो भी आप देखेंगे। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की संस्थाएं हैं जो मुद्रा की प्रणाली, मुद्रा का निगमन, मुद्रा की पूर्ति करती हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन सी प्रणालियां हैं, तो एक तो है अर्थव्यवस्था का यहाँ पे केंद्रीय बैंक और दूसरे हैं व्यावसायिक बैंक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अपने यहाँ लिखेंगे, यानी यह 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्था 2 प्रकार की संस्थाओं के द्वारा निर्मित किया जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख लेना ये। ठीक है, यानी एक व्यवस्था में या 2 प्रकार की संस्थाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पहला इसी में सब हेडिंग आपकी जो है ये है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, अब हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। इसी क्रम में यानी कि आप कह सकते हैं हर देश का अपना खुद का एक बैंक होता है, प्रमुख बैंक होता है। तो अपने देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, वो है यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और इसकी स्थापना जो थी, ठीक है, यानी आपको पता होगा इसकी स्थापना 1935 में सीबीआई एक्ट, एक एक्ट था सीबीआई एक्ट करके था 1934, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सीबीआई एक्ट 1934 एक निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ इसका इतिहास में वर्णन कर देता हूं। ठीक है, इसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में जाके 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्य कर दिया गया। ठीक है, पहले इसे प्राइवेट बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा सीबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, ये मैंने इसका कुछ इतिहास बता दिया है आपको। तो यहाँ पर अब आप केंद्रीय बैंक में लिखेंगे कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला, या ऐसे लिख लेंगे भारत का अपना केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला। ठीक है, इसका नाम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पहला पॉइंट आपका इसमें यही हो गया। ठीक है, और इसमें सब पॉइंट लिख लेना, यह देश की, इसी में लिख लेना, देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी मुद्रा को बाहर निकालता है। ठीक है, यह क्या क्या करता है, यानी कि यहाँ पर लिख लेना, यह क्या करता है, ये देश में मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी मुद्रा को बाहर निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका जो पूरा कार्य है, ये क्या काम करता है कि भाई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, देश में मुद्रा की पूर्ति बनी रहे इसको ये नियंत्रित करता है, और सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, यानी बैंकों का बैंक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पर लिख लेना, यह अनेक उपायों जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, कोष अनुपातों में परिवर्तन, देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य भी करता है। इसके अलावा विदेशी जो है आपकी विदेशी कोषों का संरक्षक भी है, यानी कि आप अर्थव्यवस्था में जो विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनके कोषों का संरक्षण भी करता है। ये केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट, वो आपने लिख ली हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात यहीं पे बताई गई है। यहाँ पर अगली बात, ये केंद्रीय बैंक क्या करता है कि इसके द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है अथवा व्यावसायिक बैंकों के पास, इसे उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है अथवा रिजर्व द्रव्य कहा जाता है अथवा मौद्रिक आधार, क्योंकि साख निर्माण के आधार पर के रूप में कार्य करता है। यानी कि केंद्रीय बैंक की जो करेंसी होती है, इसके बारे में बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि केंद्रीय बैंक की जो इसके द्वारा निकाली हुई करेंसी है, ये जनता के पास हो सकती है या फिर व्यापारिक बैंकों के पास हो सकती है, व्यावसायिक बैंकों के पास हो सकती है। इसे क्या कहेंगे हम, इसे उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है या फिर रिजर्व द्रव्य कहा जाता है या फिर मौद्रिक आधार। रीजन क्या है कि ये साख निर्माण के आधार पर कार्य करती है। साख का मतलब क्या होता है, साख का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर आपका जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, ये बात सुनिश्चित कर रहा है कि आपके इसके द्वारा जारी किया हुआ एक नोट, जो भी नोट हो, मान लीजिए 1000 रुपये का नोट है, तो 1000 रुपये के नोट के बराबर आप ये चीज वैल्यू खरीद सकते हैं, ये वस्तुएं खरीद सकते हैं, और 1000 रुपये का नोट भारत में सर्वमान्य होगा। ये सुनिश्चित करता है, साख बनाता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई इसकी द्वारा जारी किया हुआ वो नोट उसे कोई माने ना, उस पर कोई आपको वस्तु ना दे। ठीक है, तो इसे साख निर्माण कहते हैं। ठीक है, अपनी आम भाषा में। वैसे साख का अर्थ जो है बैंकिंग प्रणाली में थोड़ा भिन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर साख का अर्थ हम यही मान लेते हैं कि हमारे पास जो पैसा है और मान लीजिए उस पैसे से हम कोई वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो उस पैसे की साख डाउन हो गई। मान लीजिए जैसे आपके पास पुराने नोट्स हैं, पुरानी करेंसी है, पुरानी करेंसी बाजार में नहीं चल रही है, और बाजार में नहीं चल रही है तो क्या आपके पैसे की साख है, कोई साख नहीं है। और मान लीजिए नई करेंसी है, नई करेंसी को बाजार में हर कोई ले रहा है, तो आपके पैसे की साख है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं इसे। तो सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हेडिंग आपकी ये है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये केवल आपकी अर्थव्यवस्था में भाग मात्र हैं।
ठीक है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आरबीआई के अधीन ये बैंक आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को दे देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। यानी इनका काम क्या है, जनता से आपके यहाँ से आपसे रुपया लेते हैं और इसके अलावा अपने पास स्टॉक रखते हैं, स्टॉक में से कुछ पैसा जनता को ही उधार के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि दिए जाने वाली ब्याज दर, दिए जाने वाली ब्याज दर का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपये जमा किए। ठीक है, अब 1,000 रुपये जमा किए तो उस पर ये ब्याज कितना दे रहे हैं, 2% का दे रहे हैं ब्याज केवल। ठीक है, अब वहीं इनसे किसी व्यक्ति ने पैसे उधार लिए, यानी इनसे किसी ने व्यक्ति 1,000 रुपये उधार लिए बैंक से, तो उस पर ये ब्याज कितना वसूल रहे हैं, 4% का वसूल रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि दिए जाने वाली ब्याज की दर उधार देने वाले वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। ठीक है, यानी दिए जाने वाली ब्याज दर, दिए जाने का मतलब ये इनके पास जो पैसा जमा होता है उस पर ब्याज दर कम होती है और उधार जो पैसा देते हैं उस पर ब्याज दर ज्यादा होती है। ठीक है, तो और इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर क्या कहलाता है, इसे स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। और यहीं से बैंक अपना लाभ अर्जित करते हैं, यानी कि बैंक जो है यहीं से अपना लाभ अर्जित करते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि आपने 1,000 रुपये अपना बैंक में किस में किया, सेव किया, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डाला। ठीक है, सेव कर दिया 1,000 रुपये। अब बैंक इस पर कितना देगा, 2% का ब्याज देगा। ठीक है, 2% का मतलब यहाँ पर ये हो गए कि आपके यहाँ पर 20 रुपये। ठीक है, यानी कि आपका सालाना ब्याज, मान लीजिए सालाना ब्याज लगा रहे तो 20 रुपये इस पर हो गया। अब वहीं किसी व्यक्ति को ऋण देता है 1,000 रुपये का, अब उस पर इसने लगा दिया कितने % ब्याज, 4% ब्याज लगा दिया। अब छमाही पर लगा दिया हो या तिमाही पर लगा दिया, हर 3 महीने बाद देना हो या 6 महीने बाद देना हो, जो भी हो उसका ब्याज दर। ठीक है, जैसे भी समय निर्धारित किया हो उसने, तो इसे उस पर लाभ कितना मिलेगा, इसे उस पर लाभ मिलेगा यहाँ पर 40 रुपये मिलेगा लाभ। ठीक है, 40 रुपये लाभ मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने बाद, मान लीजिए तिमाही पे लगाया 3 महीने बाद मिलेगा 40 रुपये का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको कितना रुपये दे रहा है, 20 रुपये दे रहा है, वो भी साल में दे रहा है ब्याज इसका। और वहीं ये किसी व्यक्ति को लोन देकर 3 महीने के अंदर 40 रुपये वसूल रहा है, तो इसके बीच में से कितना लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहीं से ये अपना लाभ प्राप्त कर रहा है, ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपने व्यवसायिक बैंक के रूप में लिख लिया, इसे क्या कहेंगे, स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही कहानी किससे चल रही है कि कैसे कैसे है, क्या क्या है, क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि एक लाला राम सुनहर है। ठीक है, इसमें गांव में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए लोग स्वर्ण, अन्य कीमती धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या किया कि स्वर्ण को लाला के पास जमा रखना शुरू कर दिया और लाला इसके बदले में क्या करता है, लाला इसने कागजी रसीद दे देता है। ठीक है, तो कागजी रसीद से ये होता है कि धीरे धीरे करके जो सभी गांव वाले हैं अपना सोना जो है लाला के पास रख देते हैं और वहां से कागजी रसीद जारी करवा लेते हैं। तो कागजी रसीद से ये है कि भाई वो कागजी रसीद उस क्षेत्र में सर्वमान्य है, उसे आसानी से लोग उस कागजी रसीद को एक साख पत्र मानकर उससे अपनी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ये सब एग्जाम्पलों की मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं आगे मेन मुद्दे पर पहुंचता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, बैंकिंग प्रणाली में ये माना जाता है, बैंकिंग प्रणाली में ये माना जाता है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बैंकिंग प्रणाली में ये माना जाता है, कुछ अवधारणाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की। ये माना जाता है कि भाई यहाँ पे जमा होने वाला धन है, जो मान लीजिए जो लोग जमा कर रहे हैं और हम एक इतने में से कुछ पैसा जो है किसी व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में एक साम्य होगा। साम्य ये होगा कि भाई जो जमा करने वाले व्यक्ति हैं वो तत्काल अपना पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बैंकों को क्या करना पड़ता है कि भाई इनके पास जो जमा है और ये किसी को उधार दे रहे हैं, उधार देने वाला व्यक्ति अगर इन्हें पैसा नहीं चुकाएगा तो क्या होगा, बैंक के पास जो डेप्ट है यानी एनपीए बढ़ता जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो बढ़ता जाएगा और ऐसे करके बैंक दिवालिया हो जाएंगे। तो बैंकों के सामने रखना पड़ता है, यानी कि बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि इनके पास इन जो पैसा वितरित कर रहे हैं वो पैसा इन्हें वापस लौट कर आए। पैसा वापस लौट कर आएगा तभी तो ये किसी को व्यक्ति को ब्याज दे पाएंगे जमा पैसे पे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है और आप भी ये बात जानते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते। चलिए बात कर लेते हैं बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा साख सृजन कैसे होता है, कैसे बैंक जो अपनी साख क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि बैंक जो है यहाँ पर एक यानी कि असम्पशन करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि जितने भी लोग जमा करता है वो अपना पैसा एक समय पर नहीं निकालेंगे, यानी अपना जो उधार है, अपना जो जमा कर रहे हैं वो पैसा एक साथ में नहीं निकालेंगे। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, कुछ पैसा जो होता है वो किसी को उधार पे भी दे देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि बैंक इसलिए उधार दे सकते हैं क्योंकि ये सभी जमाकर्ताओं को एक ही समय रुपया उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, और जब ये किसी को उधार देते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से एक नया खाता खोल लेते हैं और नया खाता खोलने से क्या हो जाता है, ठीक है,
यहाँ पर खाता खोलने से क्या हो जाता है, एक तो इनके पास पुराने जमे में कितना है, 100 रुपये जमा है। अब जिसको इन्होंने पैसा उधार दिया उसमें कितना आ जाएगा, 50 रुपये उधार दिया। तो ऐसे करके यहाँ पर पूरा ऐड करके इनका कितना बन गया, 150 का बजट हो गया इनका। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी द्रव्य की पूर्ति जो होती है वो पुराने जमा और नए करेंसी ये तक बढ़ जाती है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर इन्होंने माना है कि देश में कोई एक बैंक है और वो अपना वित्तीय जो है लेन देन कर रहा है। इन्होंने बताया है कि वो एक चिट्ठा बनाता है। चिट्ठी का मतलब होता है रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर लेखा। ठीक है, चिट्ठा में क्या होता है, चिट्ठा में एक फर्म की समस्त आस्तियां यानी असेट्स और देनदारियां यहाँ पर जो होती हैं, जिन्होंने जो पैसा वापस करना है वो शामिल होती हैं। असेट्स का मतलब यहाँ पर इनके पास जो कुछ भी इनके असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो इनकी बाईं तरफ लिखी जाती हैं, यानी लेफ्ट साइड में इनके असेट्स लिखे जाते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पर लिखा जाता है इनकी देनदारियां, जो इन्हें पैसा वापस लौटाना है या उधार वगैरह देना है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो आप नोट करते जाना। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि साख सृजन कैसे कर रहे हैं बैंक, तो इसे नोट करते जाएंगे यहाँ पर आप। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है, यहाँ लिख लेना पहला पॉइंट कि बैंक वित्तीय लेन देन का एक चिट्ठा बनाते हैं। बैंक वित्तीय लेन देन की चिट्ठा बनाते हैं और चिट्ठा एक फर्म की समस्त आस्तियां और देनदारियों का लेखा होता है। और पारंपरिक रूप से फर्म की आस्तियां को बाएं तरफ और देनदारियों को दाएं तरफ लिखा जाता है, ये लिख लेना है इसमें। ठीक है, इसी में सब पॉइंट यहाँ पर जो इनकी आस्तियां का मतलब है असेट्स, संपत्तियां। आस्तियां इनकी वो मदें होती हैं जिनकी एक फर्म स्वामी होती है या फिर वह दूसरे फर्मों पर इसका हक रखती है, यानी कि बैंक में जो कुछ उनका सामान है, ठीक है, वो उसकी स्वामी है। जैसे बैंक के संदर्भ में अगर देखें तो आस्तियां यहाँ पे भवन है, फर्नीचर है। ठीक है, इसके अलावा जनता को दिए गए ऋण इसी आस्तियों में आते हैं। जनता को जो भी ये ऋण देते हैं वो इनकी संपत्ति होती है। ठीक है, वो किस में आते हैं, आस्तियों में ही आते हैं। ठीक है, यानी देनदारियां का मतलब ये हुआ भाई, देनदारियों का मतलब ये हुआ कि भाई जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो उन्हें वापस लौटाना है, वो देनदारी है। लेकिन आस्तियों में चूंकि बैंक क्या करते हैं, बैंक की जो संपत्ति का तो ही बनेगी वो, यानी हमने जो पैसा बैंक में जमा किया 100 रुपये, अब वो क्या बन गया, बैंक की संपत्ति तो बन गई बैंक। अब वो बैंक की संपत्ति में से किसी को 50 रुपये दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आस्तियों में आएंगे। ठीक है, तो ये पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी आस्तियां बैंक को क्यों, इसके कोष हैं, यहाँ पे कहा गया है कोष में वे जमाएं हैं जो बैंक केंद्रीय बैंक या फिर आरबीआई के पास रखता है, इसको नगद धन राशि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरी आस्तियों में इसकी कुछ और, यानी बैंक के और भी कुछ कोष होते हैं। मान लीजिए कुछ क्या होता है कि किसी भी बैंक को भारत में चलने के लिए कुछ अपने पैसे को कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई में जमा करना पड़ता है। आरबीआई में जमा करने का रीज़न ये है कि भाई बैंक कभी कभी क्या होता है, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई को आगे आने पड़ता है। तो इसलिए क्या करता है, गारंटर के रूप में आरबीआई इनसे कुछ पैसा अपने पास रखवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर लिख लेना कि दूसरी आस्तियाँ बैंक की बुक बैंक कोष के वे जमाएं हैं। यहाँ पे लिख लेना दूसरी आस्तियाँ बैंक कोष के वे जमाएं हैं जो बैंक के केंद्रीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी आरबीआई के पास रखते हैं और इसको नगद धनराशि कहते हैं। ये लिख लेना। ठीक है, ये लिख लेना इसी में, और लिख लेना इसमें, इसी में लिख लेना। ठीक है, इसी में ही आगे कि इन कोषों को आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से आरबीआई द्वारा निर्गमित वित्तीय दस्तावेजों यानी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर इनके रूप में इसमें रखा जाता है। यानी कि बैंक के पास जो आस्तियां हैं उनमें से उसका एक आस्ति का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, एक छोटा सा हिस्सा जो भी निर्धारित हो, तो वो आस्तियां किसके पास रखनी पड़ती हैं, आरबीआई के पास रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कही गई है कि इसी प्रकार व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, ठीक है, ये अपनी जमाओं को आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, इनको यहाँ पर कोष कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना कि इसी प्रकार व्यावसायिक बैंक जैसे कि आपका बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के पास अपनी जमाएं रखता है। ठीक है, तो इसे कोष कहा जाएगा। तो आस्तियों में क्या क्या आ जाता है, आस्तियां इक्वल टू कोष प्लस ऋण। ठीक है, ये लिख लेना फॉर्मूला। आस्तियों में क्या क्या आता है, जो भी कोष दे रहे हैं, यानी कि जो भी इनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वो है ही है इनका। ठीक है, इसके अलावा जो इनके पास असेट्स है, संपदा है, वो तो है ही है। इसके अलावा जो ऋण बांट रहे हैं वो भी आस्तियों में आ जाएंगे। अब देनदारियां क्या होंगी, देनदारियां बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है देनदारियां, हेडिंग डाल लेना इसी में। देनदारियां कर्म के ऋण होते हैं
जो उसे अन्यों को देना होता है, यानी कि यहाँ पर जो पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, यानी एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं होती हैं जो इसके पास रखी जाती हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख लेना इसके लिए कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं हैं जो इसके पास रखी जाती हैं। देनदारी इक्वलिटी जमाएं, यानी इसके पास जो पैसा जमा हो रहा है, सेविंग्स हो रही है, उस पर इसे ऋण देना है, वो देनदारी कहलाएगा, यानी कि इसे ब्याज देना उसे ऋण जो है देनदारी कहेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि लेखांकन के नियम के अनुसार दोनों खाते के पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जो आस्तियां असेट्स हैं वो देनदारियों से ज़्यादा हैं, तो उनको सीधी तरफ नेटवर्थ के रूप में लिखा जाता है, यानी नेटवर्थ बराबर आस्तियां माइनस देनदारी। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो इसी में सब पॉइंट लिख लेना है कि लेखांकन के नियम के अनुसार खाते के दोनों पक्षों बराबर होना चाहिए। इसलिए यदि आस्तियां यानी असेट्स जो है वो देनदारियों से ज़्यादा है तो उनको सीधी तरफ यानी यहाँ पर नेटवर्थ के रूप में जाना जाता है, यानी कितना बचत हो रही है इन्हें, कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि आस्तियां यानी असेट्स में से जो देनदारियां घटा के इनके पास जो बच रहा है वो उनका लाभ है, मुनाफा है, इसलिए इसे नेटवर्थ की संज्ञा दी गई है, नेटवर्थ कहा जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही सब एग्जाम्पल ले गए हैं, बैंकों के चिट्ठा के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, तो वही सब एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं, अब मैं सीधा सीधा उन चीज़ों पर आता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि बैंक में दो तरह के कोष होते हैं, CRR और SLR, ठीक है। यानी CRR को नगद आरक्षण अनुपात जो नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं, यानी मैं नाम लिख दे रहा हूँ, CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसी में ही आगे बढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का मतलब है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, अब ये यहाँ पर जान लीजिए CRR और SLR होता क्या है। तो आप केवल हेडिंग डाल लेना CRR, पहली हेडिंग तो आपकी CRR है, ठीक है, पहली हेडिंग। अब CRR हेडिंग डालेंगे लिखेंगे इसमें, यानी कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षण अनुपात, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि जो द्रव्य सृजन की क्षमता है वो निर्धारित किसके द्वारा की जाती है, वो कर जाती है CBI यानी कि RBI के द्वारा। RBI ये निर्धारित करती है कि आप कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कितना ऋण दे सकते हैं किसी को, ठीक है। ये RBI निर्धारित करती है गाइडलाइन। तो RBI इसके लिए क्या करती है कि अपने यहाँ कुछ पैसा रखवाती है, रिजर्व करके रखवाती है, वो इस स्थिति में रखवाती है कहीं मान लीजिए बैंक दिवालिया हो गया या छोड़कर भाग गया, तो उस स्थिति में RBI को भुगतान करना पड़ता है, RBI उस चीज़ को हैंडल करती है, ठीक है। तो CRR यही कहता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो यही कहता है, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके, ठीक है। यानी एक कानूनी ये बाध्यता है कि बैंकों पर ये लागू होता है कानूनी रूप से, और बैंकों को अपना जो नगद अनुपात है वो एक निश्चित हिस्सा उसका जो है किसमें रखना पड़ता है, यहाँ पर रखना पड़ता है RBI में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना है, इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसी में यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यानी कि रखना पड़ता है, हिस्सा रखने का मतलब यही है कि कहीं ये भाग नहीं जाए, ठीक है। यानी कि कुछ पैसा इन्हें रखना पड़ता है भाई RBI के पास कि कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए स्थिति में ये रखवाती है पैसा। अब SLR क्या होता है? अब SLR का मतलब क्या है? स्टैच्यूटरी जो है लिक्विडिटी रेशियो, यानी जो सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात इसे बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये लिख लेना SLR। SLR क्या होता है? SLR का मतलब ये होता है कि जो कुछ पैसा है, यानी कि भारत में कार्य करने वाली सभी जो अनुसूचित बैंक हैं या देसी हों या विदेशी हों, ठीक है, तो इनमें सकल जमाओं का वह अनुपात आता है जो इनके पास विद्यमान होता है, ठीक है, और जिसके जरिए ये अपने जो आने वाले लेन देन करते हैं, ठीक है, यानी डेली के लेन देन करते हैं, वो इनका SLR के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपके पास कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 रुपये हैं, यानी कि किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं, तो 20 रुपये तो उसने क्या रख दिए CRR के रूप में, CRR के रूप में रख दिए उसने RBI में, ठीक है। अब बाद बाकी जो 80 रुपये बचे इसके पास, तो 80 में से ये कहलाएगा SLR, ठीक है, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी इसके जरिए वो अपने जो यानी डेली के लेन देन है वो संचालित कर रहा है, कर्ज वगैरह इसी में से दे रहा है SLR के जरिए, ठीक है। यानी एक निश्चित राशि तो इसमें RBI में संचित रख दी, SLR के जरिए मुद्रा का प्रभाव बनाए रखा है ये, ठीक है, तो ये SLR में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है इसमें SLR के बारे में, ठीक है। CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना होता है,
रखना अनिवार्य होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कैसे करके कैसे काम करता है, क्या क्या है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि किसी बैंक के लिए CRR की कंडीशन 20% है, यानी 20 रुपये उसे या 100 रुपये पे 20 रुपये CRR कोष में जमा करवाने हैं। ठीक है, तो 80 रुपये को अब वो ऋण के रूप में दे सकता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बैंक का एक कार्यविधि समझाई गई है कि बैंक लीला द्वारा जमा किए गए 100 रुपये से कार्य प्रारंभ करते हैं, 20 रुपये वो CRR में डाल देते हैं, 80 रुपये बचे। ठीक है, अब उनमें जसपाल कौर को उधार देना है। ठीक है, अब इसमें जैसे अगले चक्र में जमाओं और देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि अब यहाँ पर कहा गया है कि इसमें से कंडीशन तय होती है कितना आप उधार दे सकते हैं। देखिए बैंकों को निर्धारित किया जाता है कि आपके पास जितना CRR जमा है, जितना SLR है, उसका कितने % आपको उधार देना है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपके पास जितना जमा पैसा है वो टोटल पैसा आप उधार दे देते हैं। अब मान लीजिए उधार पूरा पैसा उधार दे दिया, अब आपको वसूली हो नहीं पाई तो क्या होगा, यानी बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन कौन तय करता है, RBI तय करता है। यहाँ पर वही सब चीज़ें सिंपल भाषा में बताई गई हैं, एग्जाम्पल बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ मुद्रा पूर्ति के जो नियंत्रित कौन करता है, उन्हें निगमित कौन करता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, यानी इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि हमारे यहाँ कौन इसे नियंत्रित करता है, कौन संचालित करता है, किस प्रकार से हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए ये हेडिंग डाल ली होगी आपने। तो हमारे देश में केवल RBI एकमात्र संस्था है जो करेंसी निर्गमित कर सकती है। इन करेंसी को जो है निर्गमित करने का कार्य किसका है, केवल और केवल RBI का है। ठीक है, अब RBI क्या है, इसी में सब पढ़ लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका ये होती है कि हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहना। केंद्रीय बैंक का ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण इसे जो है बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इसी कारण केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता माना जाता है। आपने देखा होगा तमाम बैंक दिवालिया हो जाते हैं, उस स्थिति में RBI से गुहार लगाते हैं कि भाई हमें बचा लीजिए, कुछ करिए, कुछ हमारे लिए सुधार करिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। ये यानी RBI क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का विभिन्न तरीकों द्वारा नियंत्रण करता है। ये मुद्रा पूर्ति के तरीके जो होते हैं कुछ परिमाणात्मक भी होते हैं, कुछ गुणात्मक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके पास कुछ कोष जो बैंकों के द्वारा संचित रखवाया जाता है CRR के रूप में। ठीक है, उससे भी कुछ ये परिवर्तन लेके आते हैं। तो वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बढ़ी हुई कोष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके कुछ ऋणों को वापस मंगाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई केंद्रीय बैंक है, कोष अनुपात में परिवर्तन करता है, तो उससे बैंकों के द्वारा जो ऋण परिवर्तन भी हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए बैंकों ने क्या किया, यानी कि मान लीजिए अभी CRR को बढ़ाकर केंद्रीय बैंक ने कर दिया 25% कर दिया। ठीक है, तो 25% जब CRR कर दिया गया 100 रुपये पे, तो भाई बैंकों का जो अभी ऋण देने की क्षमता थी, कर्ज देने की किसी को क्षमता थी, वो घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। मान लीजिए पहले बैंक जो था एक निर्धारित सीमा थी, उसके जरिए कैश जो है 300 रुपये ऋण दे रहे थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है 300 रुपये का, यानी कि 400 रुपये। यानी कहने का मतलब अभी से आसानी से हमने 100 रुपये में लिया है, 100 रुपये को इन्होंने 100 रुपये में से 25 रुपये को यहाँ पे CRR बना दिया। अब यहाँ पे बैंक 75 रुपये ही तो दे पाएंगे कर्ज के रूप में, उधार के रूप में किसी को। ठीक है, पहले क्या था 20 का था तो बैंक 80 दे पा रहे थे, यानी अब कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि बढ़ी हुई कोष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ से कुछ ऋणों को वापस मंगाना होगा। बिल्कुल बात सही है, हमें मुद्रा का प्रवाह अगर जारी रखना है तो हमें कुछ जो है ऋणों को यहाँ पर वापस मंगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात कही गई है कि RBI जो है मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती है। खुले बाजार की क्रियाएं भी इसमें शामिल आती हैं, यानी ओपन मार्केट की कुछ क्रियाएं होती हैं जो भी ये भी मुद्रा को प्रभावित करती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं, देखिए खुले बाजार की क्रियाओं से यहाँ पे अभिप्राय ये है कि सरकार के द्वारा निर्गमित बॉन्ड्स का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है। देखिए बॉन्ड्स एक तरह का अनुबंधित पत्र होता है। ठीक है, जिस पर लिखी हुई राशि होती है कि आपको इतना कर्ज दिया जा रहा है, आपको इतनी धनराशि या इतना ऋण दिया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि इतने लाख रुपए के बॉन्ड जारी किए जाते हैं, यानी किसी ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड जारी करवा लिए, 5 लाख रुपए के बॉन्ड जारी करवा लिए, इतने समय के लिए बॉन्ड जारी हुए हैं। तो बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास जो पैसा है, आपने वो यहाँ से जो साख पत्र खरीद लिया बॉन्ड के रूप में। अब इस साख पत्र को आप दिखाकर अपना कोई भी काम संचालित करवा सकते हैं, वो बॉन्ड के रूप में जाना जाता है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया खुले बाजार की क्रियाएं, ये कहा गया है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं के रूप में। अब यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट कि RBI की मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाली, ठीक है, जो क्रियाएं हैं वो खुले बाजार की क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना RBI की मुद्रा नीति को प्रभावित करती हैं, यानी RBI की मुद्रा नीति को खुले बाजार की क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं, खुले बाजार की क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही लिखेंगे
सब पॉइंट करके खुले बाजार की जो क्रिया हैं इनसे अभिप्राय क्या है, सरकार के द्वारा निर्गमित जो हैं निर्गमित बॉन्ड्स हैं इन्हें खुले बाजार में बेचने से है। और ये खरीद क्या होती है, ये खरीद बिक्री सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंक के सुपर्द कर दी गई है बॉन्ड वगैरह की बिक्री, ठीक है। यानी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो उसके लिए चेक के द्वारा भुगतान करता है, यानी कि ये किसके द्वारा भुगतान करता है, चेक के द्वारा भुगतान करता है। अब देखिए यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली में दो वर्ड और आ जाते हैं इसी में, इसमें आते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर जो भाषा लिखी है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, बहुत ही ज़्यादा जटिल भाषा है, तो उस भाषा को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आपके जो रमेश सिंह की बुक में जो भाषा है रेपो रेट की, वो भाषा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए रेपो रेट यानी कि ये वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और इसे भारत में रेपो दर के नाम से जाना जाता है। यानी क्या होता है रेपो रेट, यहाँ पे इसमें लिख लेना तीसरा पॉइंट करके रेपो रेट करके, कि यह ब्याज दर जिस पर आरबीआई के द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसे भारत में रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अब रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसे सिंपल वे में इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि आपको अभी जो है आगे स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर केवल अवधारणा जान ले रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट ये होती है कि भाई ये वह ब्याज दर होती है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर दी जाती है। यानी कि आरबीआई अपने ग्राहकों से कुछ ऋण तो लेती है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि सभी ऋण आरबीआई देती है, कुछ पैसे जो आपके जमा भी करती है आरबीआई, ठीक है। अब उन जमा किए हुए पैसे पर भी तो आपको कुछ ब्याज प्रोवाइड करवाती है, उसे रिवर्स रेपो रेट में रखा गया है। तो यहाँ पर लिख लेना कि वह ब्याज दर जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर दी जाती है, इसे प्रतिवर्ती रेपो रेट, ठीक है, यानी रिवर्स रेपो रेट ये कहलाती है, ठीक है। यानी आपने एक रेपो रेट में तो ये देख लिया कि ग्राहकों को जो लघु अवधि के लिए ऋण दिए जा रहे हैं उस पर ले रही है, ठीक है। और वहीं ग्राहकों से कुछ ऋण ले रही है, ये ग्राहकों से कुछ पैसा जमा करवा के उन्हें कुछ ब्याज प्रोवाइड करवा रही है, उसे ये रिवर्स रेपो रेट में रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब ये तो थी आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की अवधारणा, ठीक है। तो आपने ये देख ली। तो देखिए यहाँ पर वही यहाँ पर चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ों का स्वरूप है बहुत ज़्यादा जटिल कर दिया गया है, आप समझ नहीं पाएंगे। इन प्रतिभूतियाँ जो हैं, असेट्स हैं, इनकी पुनर्बिक्री, कीमत का विवरण, ठीक है। यानी कि बैंकिंग की भाषा हम नहीं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी वाली भाषा, बैंकिंग की भाषा नहीं पढ़ रहे हैं। बैंकिंग वालों के लिए तो समझना होगा, हमें केवल अपने आसान शब्दों में उसका अर्थ क्या है वो समझना है केवल। वो आपने समझ लिया, रेपो रेट ये होती है, रिवर्स रेपो रेट ये होती है। यानी कि रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि भाई आरबीआई से किसी व्यक्ति ने, ठीक है, एक लोन ले लिया 100 रुपये का, और आरबीआई ने इस पर 4% की ब्याज लगा दी, ठीक है, 4% की इसे ब्याज लगा दी, तो ये जो है ये ब्याज दर होगी, ये रेपो रेट कहलाएगी। अब मान लीजिए आरबीआई अपने ग्राहकों से कुछ ऋण ले रहा है, ऋण लेने का मतलब ये है कि इसने किसी कंपनी वगैरह से, किसी फर्म वगैरह से 100 करोड़ रुपए अपने यहाँ जमा करवाए, ठीक है। अब इस पर वो कितनी ब्याज दर दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3% ब्याज दर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी, ठीक है। ये अवधारणा आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि मांग और पैसे की आपूर्ति ये किस प्रकार से चलती है, ठीक है। यानी कि अगर हम मांग और पैसे की आपूर्ति की स्थिति देखें, यानी कि अगर व्यवहार में देखें, तो आप सभी को पता है कि व्यवहार में जो पैसा है प्रभावमान होना चाहिए, प्रभावमान रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर पाएंगे, और प्रभावमान नहीं होगा तो पैसा जो है अवरुद्ध हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है, इस अर्थ में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार भी है, ठीक है। यानी किसी दूसरी वस्तु में निवेश या आसानी से उसे खरीद फरोख्त हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी बैंक में अगर जमा कर देते हैं निक्षेप इसका, तो बैंक जमा मुद्रा पर ब्याज भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुद्रा शेष की मांग प्राय तरलता अधिमान कहलाता है। यानी मुद्रा शेष का मतलब ये है कि आपके पास जो मुद्रा बची हुई है वही है, और मुद्रा बची हुई मुद्रा से आप जो लेन देन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, मुद्रा तरलता अधिमान कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुद्रा कोष रखने की इच्छा के 2 उद्देश्य यहाँ बताए गए हैं। 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पहला उद्देश्य तो है समव्यवहार प्रयोजन, ट्रांजैक्शन के कैसे व्यवहार हैं। तो यहाँ पर मुद्रा का उद्देश्य बताया गया है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आय साप्ताहिक आधार पर प्राप्त करता है और सप्ताह के पहले दिन बिल का भुगतान करता है, तो आपको पूरे सप्ताह जो नगद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन का ये प्रारूप भी बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है कि पूरे एक सप्ताह काम करता है और सप्ताह के शुरुआत वाले दिन ही उसे ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता होती है, यानी भुगतान करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसे
ट्रांजैक्शन प्रयोजन बोला जाएगा। यानी कि यहाँ ये कह सकते हैं, नियोक्ता को कह सकते हैं कि वह आपके साप्ताहिक वेतन से व्यय को सीधे काटकर बाकी बचे गए वेतन को आपके बैंक खाते में जमा कर दे। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखा जाता है इसमें। इसे समव्यवहार प्रयोजन, ठीक है, यानी कि इसे ट्रांजैक्शन प्रयोजन कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर अब आप नोट कर लीजिए कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डाल के मांग और पैसे की आपूर्ति, ठीक है, ठीक है। तो बाद बाकी ऊपर के अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, तरलता है क्या क्या है सब जानते ही हैं। तो सीधे सीधे यहाँ से लिखते हैं कि मुद्रा शेष की मांग प्राय तरलता डिमांड कहलाता है और लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं, ये ऐसे करके लिख लेना। इसमें पहला पॉइंट समव्यवहार प्रयोजन। समव्यवहार प्रयोजन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वही एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति अपनी आय सप्ताह के आधार पर प्राप्त करता है और सप्ताह के पहले दिन बिल का भुगतान करते हैं, तो आपको पूरे नगद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर अपने नियोक्ता को कह सकते हैं कि वह आपके साप्ताहिक वेतन से व्यय को सीधे काट दे और बाकी बचे हुए वेतन को यहाँ पर खाते में जमा करा दे। ठीक है, यानी कि हमने अपने हाथ में पैसा नहीं लिया और अपने पैसे से हमने जो काम किया वो हमसे उससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो गई और वो पैसा हमारा जमा भी हो गया, तो समव्यवहार प्रयोजन कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अगला प्रयोजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला समव्यवहार प्रयोजन तो आपने देख लिया, अगला प्रयोजन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करके यहाँ पर लिख लेना ये वाली चीज़ कि मुद्रा की इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मुलेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फॉर्मुलेशन पढ़ाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और आप अगर रमेश सिंह की बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर भी फॉर्मुलेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। फोकस ना करने का रीज़न ये है वहाँ पर उनका जो है, क्योंकि यहाँ पर हम थियोरेटिकली हमें यहाँ पे पढ़नी है सब सारी चीज़ें, हमें यहाँ पर अर्थशास्त्री नहीं बनना है कि हर चीज़ निकालनी पड़े। ठीक है, हमें अपनी मतलब भर के लिए पढ़ना है। और आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार मिलेगा, तो नोट करके आपने ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। देखिए सट्टे से अभिप्राय आपके मन में वही सट्टा आ जाता होगा। सट्टे का मतलब ये होता है कि भाई पैसे का लेन देन, ठीक है। देखिए सट्टा से अभिप्राय, सट्टा वो सट्टा नहीं होता है। सट्टे का मतलब ये होता है परिसंपत्तियां वगैरह, एक अनुमान वगैरह परिसंपत्तियों का मूल्य वगैरह इसमें आ जाता है। सट्टे की अवधारणा जो है बहुत वाइड अवधारणा है। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, इसकी अवधारणा एक वाइड अवधारणा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति जो है अपना पैसा, जैसे हमने देखा था व्यवहार समव्यवहार प्रयोजन देखा था, वहाँ पर ये देखा था कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में पैसा ना लेकर अपना पैसा जो है अपनी ज़रूरतों को सीधा पहुँचा दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो बचत हो रही है वो अपना सीधा बैंक खाते में पहुँचा दे रहा है। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंध पत्र वगैरह होते हैं, तो मुद्रा इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। ठीक है, अब सरलता की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसे जो एकल कोटि की जो बंद पत्र वगैरह होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनमें बना लेते हैं। जैसे आपने देखा उन्हें होगा कि कुछ पैसे के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, तो उन बॉन्ड्स के बाद जरिए जो है उन्हें कुछ सालों बाद जब बनाया जाता है तो उसका एक जो निर्धारित राशि तय की जाती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, बंद पत्र। तो बंद पत्र जो होते हैं प्रतीकात्मक रूप से कागज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फलाने रुपए को एक बॉन्ड्स खरीद लिए, इतने लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए हमने इतने साल के लिए, इतने पे हमें इतना लाभ मिल जाएगा, इन्हें बेचने पे हमें इतना फायदा हो जाएगा। इस तरह से लोग बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके प्रतीकात्मक रूप से बंद पत्र जिन्हें बोला जाता है वो खरीद लेते हैं। ठीक है, उनमें सुनिश्चित करके लिखा होता है कि भाई आप 5 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदेंगे, इसमें आपको 2.5 साल के ऊपर इतना रुपए ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बैंक जो है बंद पत्र जारी करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। ठीक है, यानी कि सट्टा उद्देश्य प्रयोजन में क्या होता है, कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंद पत्रों, मुद्रा इत्यादि के लिए अपने पास धन संचित कर सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बंद पत्र क्या है। बंद पत्र के बारे में बताया गया है कि जो एक समयावधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। तो देखिए ये नोट करके लिख लेना, बॉन्ड या बंद पत्र में जो है नोट करके लिख लेना, क्योंकि इससे संबंध नहीं है। सट्टा उद्देश्य प्रयोजन आपका केवल यहीं पे पूरा हो जाता है। ठीक है, टॉपिक। तो बॉन्ड को इसलिए नोट करके लिख लेना कि प्रतीकात्मक रूप में बंद पत्र ऐसे कागज हैं जो, इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया नहीं था आपको, यानी आपने कोई 5 लाख रुपए बॉन्ड खरीद लिए, उनमें ये दिया हुआ है कि 2 साल बाद आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाएंगे या इतने हो जाएंगे। ठीक है, 2 साल बाद जब आप उन्हें भुनाएंगे, बैंकों को पुनः लेके जाएंगे तो आपको उतना भुगतान हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, तो वो आप नोट में लिख लेना। ठीक है, तो इसी में लिख लेना आगे कि सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करते हैं और बाजार में इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है, इन बॉन्ड्स को। ठीक है, कि जनता से उधार लेने के लिए सरकार इन्हें जारी करता है। ठीक है, ये सरकार इसके जरिए जनता से पैसा कहते हैं जो अपने पास इकट्ठा कर लेता है बॉन्ड्स के जरिए। तो ये आपने नोट में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है,
बंद पत्र कर्मी के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में है कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास बॉन्ड है, बंद पत्र है, तो इसकी कीमत में कमी का अर्थ है कि आपको हानि होगी। यानी बॉन्ड की कीमत में कमी हो रही है तो मान लीजिए आपने जो पैसा आरबीआई को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आरबीआई में, उसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे आपके धारण की गई संपत्ति के मूल्य में अकस्मात बाजार मूल्य की ह्रास हो जाती है, ठीक है, पूंजी हानि हो जाती है, तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, यानी क्या होता है कभी कभी जब ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं तो हर कोई व्यक्ति क्या करता है, भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है। उसे लगती है कि भाई भविष्य में जब ब्याज दरें कम हो जाएंगी तब हम जो है खरीद लेंगे कोई चीज़। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि भाई कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ पर प्राइस बढ़ गए, सोने पर ही प्राइस बढ़ गए, ठीक है, गोल्ड पर जो है प्राइस बढ़ गए, तो आप लोग क्या करते हैं भाई जब इसके प्राइस कम होंगे तब इसे खरीद लेंगे, या फिर जब इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग बेचने वाले होते हैं इसे बेच देते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि बंद पत्र की कीमत में गिरावट से इस हानि को बंद पत्र की को पूंजी हानि कहते हैं। ठीक है, पूंजी हानि मानी जाती है। यानी ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, अपने बंद पत्र को बेचने का प्रयास करेंगे, उसके बदले मुद्रा धारण करेंगे। यानी जब क्या होता है कि भाई जो बंद पत्र है जिसमें जितनी राशि आपको सुनिश्चित की गई देने की, अब उसमें हानि हो रही है तो क्या करते हैं, आप बंद पत्र बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी ये कहते हैं सरकार को बंद पत्र लौटाते हैं, कहते हैं भाई हमें हमारा भुगतान कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है, अतः ब्याज की दर और बंद पत्र की कीमत में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। यानी कि फिर क्या करना पड़ता है, जब आप अपने जो बंद पत्र हैं जब बेचते हैं, वापस करते हैं, तो क्या करते हैं, मुद्रा की मांग आपको यानी मुद्रा आपको मिलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि भाई भविष्य में मान लेते हैं बहुत सारे लोग बंद पत्र बनवा लेते हैं और मुद्रा अपने पास नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, मुद्रा की मांग में कमी आ जाएगी, सभी के पास वो पत्र हो जाएंगे तो मुद्रा कहाँ से होगी, मुद्रा का प्रभाव होगा नहीं। ये बात यहाँ पर कही गई है इस पैराग्राफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब देखिए यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति के बारे में बताया गया है। मुद्रा की पूर्ति कैसे कैसे, कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है वो भी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये हेडिंग डाले ना, मुद्रा की पूर्ति। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो यहाँ पर क्या जारी करती है, बैंक नोट जारी करती है। लेकिन सिक्के जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लेना कि भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और भारत का, ठीक है, जो मौलिक प्राधिकरण है, किंतु सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सेकंड पॉइंट लिखना, इसके मतलब पॉइंट, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन खातों से हम जो है आहरित चेकों और का उपयोग और समव्यवहार के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे खातों में पैसा जमा होता है या हमारे पास जो चेक वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो कहा गया है। ठीक है, यानी वही बात कही गई है कि इसके अतिरिक्त जो व्यावसायिक बैंकों में लोगों के द्वारा जो पैसा सेव करके रखा जाता है या फिर चालू खाते होते हैं, इनको भी हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, चेक के माध्यम से करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है। अब ये जो जमा है, ठीक है, यानी कि ये जो जमा है, ऐसी जमा को मांग जमा कहते हैं। यानी कि जो आपका पैसा बैंकों में जमा है इस रूप में, उसको हम क्या कहेंगे, मांग जमा कहेंगे। इसी में सब पॉइंट लिखना, ऐसी जमा को हम मांग जमा कहते हैं जो खातादारी की मांग पर बैंक के द्वारा भुगतान योग्य होता है। ठीक है, ये पहले का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अन्य जमा भी आ जाती है। अन्य जमा जैसे अवधि जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है। यानी मान लीजिए कुछ पैसा आपको कुछ अवधि पर जाके जमा करना होता है तो उसे आवधिक जमा कहा जाता है। सेकंड पॉइंट में लिख लेना, कुछ पैसा क्या होता है, कुछ अवधि पर जाके जमा करना होता है। सेकंड पॉइंट में लिखना, अगला सब पॉइंट करके लिख लेना, पहले का थर्ड सब पॉइंट। कुछ पैसा जो है आपको अवधि पर जाकर जमा करना होता है, इसे आवधिक जमा करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर करेंसी और इनके बारे में, और ये सब बातें आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि आप आरबीआई के जो नोट होते हैं, आरबीआई के नोट या भारत सरकार के सिक्के होते हैं, इन्हें कोई व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है। वैधानिक रूप से इन्हें मना नहीं कर सकता, उसे लेने ही पड़ेंगे ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका यही कहता है कि करेंसी नोट और सिक्कों का मूल्य इन जो है यानी प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है। ठीक है, यानी यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी व्यवसायिक बैंक के नोट को प्रस्तुत करता है, भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। और सिक्कों के संबंध में भी यही बात लागू हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट आप यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर लेना। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें कागजी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, यानी कागजी मुद्रा को ये है वैधानिक पत्र है, वैधानिक पत्र भी कहते हैं। इसी में सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, इनको वैधानिक पत्र या कानूनी पत्र भी कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक को के द्वारा
इसके किसी भी प्रकार के समव्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी पैसे के किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पैसे के रूप में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं जो बचत या चालू खाते से जो चेक वगैरह आप देते हैं किसी को, वो किसी के द्वारा जो है स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, उसमें कोई उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये यहाँ पे बात साफ साफ लिखी हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि भाई पैसे या फिर मुद्रा सिक्के वगैरह हैं, ये आपको लेने ही पड़ेंगे। अब आपके ऊपर कोई दबाव ये बनाए कि हम आपको चेक दे रहे हैं, चेक के जरिए भुगतान कर रहे हैं, तो आप चेक के लिए मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति से पैसे के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आप यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई है, वैध परिभाषाएं। यहाँ पर लिखा है संकुचित और व्यापक मुद्रा। संकुचित मुद्रा क्या होती है और व्यापक मुद्रा क्या होती है। यानी एक मुद्रा जो होती है वो व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है, वहीं दूसरी मुद्रा जो होती है वो संकुचित रूप से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो उलझ कर रह जाती है। ठीक है, हर जगह इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें संकुचित और व्यापक मुद्रा की, तो यहाँ पर जो आरबीआई है ये मुद्रा की पूर्ति के लिए 4 विकल्प प्रस्तुत करता है कि हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति कैसे हो रही है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिन्हें इसने कैटेगरी करके M1, M2 और M3 और M4 कर लिया है। ठीक है, M1 में क्या आता है, M1 में आता है CU प्लस DD। CU का मतलब होता है करेंसी, यानी इसमें नोट और सिक्के आ जाते हैं, और DD का मतलब होता है व्यवसायिक बैंकों में जो आपकी जो निवल मांग है, व्यवसायिक बैंकों के द्वारा रखी गई निवल मांग। ठीक है, यानी लोगों का जमा वगैरह जो है वो इसमें आ जाता है M1 कैटेगरी में, यानी कि बैंक जो पैसे के व्यवहार में M1 कैटेगरी में आपका जो आपके पास पैसे वगैरह सिक्के वगैरह जमा है या फिर नोट वगैरह है वो आपका CU आ गया। ठीक है, CU। और DD का मतलब जो हो गया कि बैंकों में जो आपका पैसा जमा है, ठीक है, बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है, तो वो M1 कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो पैसा होता है बहुत प्रभावमान होता है, यानी कि आप आसानी से इसके जरिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। M2 में क्या आता है, M2 में आता है M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा है, इसके अलावा डाकघर में जो आपकी बचत बैंक जमा है वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि M1 की तुलना में M2 का प्रभावमान होता है वो कम होता है, यानी M2 वाला पैसा इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो पाता है। M3 M2 से भी कम हो जाएगा। M3 में क्या आएगा कि व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं होती हैं, आरबीआई के पास रखी होती हैं। M4 में लिखा गया है कि M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे का प्रभाव M1 कैटेगरी से होता है। ठीक है, उसके बाद उससे कम M2 से। M3 M4 का जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी इन्हें आप इतनी आसानी से भुना नहीं सकते, इन्हें इतनी आसानी से आप इनका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर M1 और M2 जो है संकुचित मुद्रा है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग आप केवल एक बाजार मात्र के लिए कर सकते हैं। वहीं M3 M4 का प्रयोग आप व्यापक रूप से, जैसे इसमें क्या है कि भाई बॉन्ड्स वगैरह जारी कर दिए सरकार ने, उन बॉन्ड्स की मदद से आप आरबीआई ने चूंकि गारंटी दी है, गारंटी के रूप में आप उस बॉन्ड्स की मदद से विदेशों में भी परिसंपत्ति वगैरह खरीद सकते हैं, विदेशों की बैंकों में अपना पैसा संचित कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसलिए इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना संकुचित और व्यापक मुद्रा में कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा पूर्ति के लिए वैकल्पिक मापों को 4 रूप में प्रकाशित करता है। ठीक है, ये पहली बात तो ये चारों लिख लेना। ठीक है, ये चारों लिख लिया होगा आपने टेबल ये पूरा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिख लेना CU लोगों द्वारा रखी गई करेंसी और DD व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा है। ठीक है, निवल मांग जमा है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहीं पे लिख लेना सेकंड पॉइंट करके इसमें कि M1 और M2 यहाँ पे संकुचित मुद्रा कहलाती है। ठीक है, वहीं M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें सब पॉइंट सेकंड का M1 समव्यवहार में ट्रांजेक्शन सबसे तरल और आसान है, जबकि M4 इनमें से कम तरल। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें M1 M2 M3 M4 रखा गया है, इसे हम समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इसलिए कैटेगराइज किया जाता है, ये रीज़न ये है कैटेगराइज करने का कि आप हर काम पैसे से नहीं कर सकते। यानी कि आपके सामने भी समस्या ये है कि मान लीजिए आप यहाँ से लेकर कहीं और जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अब विदेशों में आप पैसा थोड़ी ना लेके जाएंगे, अपने साथ भर भर के पैसा थोड़ी ना लेके जाएंगे। ठीक है, तो सरकार जो होती है कुछ बॉन्ड्स वगैरह जारी कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप आराम से अपनी परिसंपत्तियाँ वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो इन कैटेगरी में डाली जाती हैं, M4 वाली में या M3 वाली में। ठीक है, वहीं M1 क्या है कि आप अपने पास आपका पैसा है, उसके जरिए आप आसानी से आपके बाजार में मौजूद चीज़ें आराम से खरीद सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है, यानी इन्हें M1 M2 को समुचित मुद्रा की कहा गया है, और वहीं M3 M4 कैटेगरी की मुद्रा में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हें व्यापक कहा गया है। ठीक है, तो ये आपने संकुचित और व्यापक मुद्रा की अवधारणा ये देख ली होगी, नोट भी कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है विमुद्रीकरण, ये यहाँ पे बताया गया है
ठीक है, यानी कि कब से कब तक कैसे कैसे विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ हमारे देश में, यानी कि ये क्यों किया जाता है। ये करने का रीज़न ये था कि हमारे देश में कि सरकार को लगा कि भाई पुराने नोट जो हैं, पुराने नोटों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, पुराने नोट बहुत ज़्यादा जाली चल रहे हैं, जिसके जरिए क्या है हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पुराने नोटों को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और परिवर्तित कर दिया तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कैसी कैसी लिमिट लगाई गई और कैसे कैसे क्या किया गया, विमुद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया है कैसे प्रकार किस प्रकार से चली। यानी हमारे यहाँ सरकार ने जो है आपके यहाँ 8 नवंबर की जो तारीख है, यानी 8 नवंबर को रात को अनाउंस किया था, 9 नवंबर से अप्लाई हो गया था 2016 से। ठीक है, विमुद्रीकरण की नई पहल स्टार्ट की थी और यहाँ पर इसके बाद 500 और 1000 के नोट ये प्रचलन में नहीं रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सरकार ने ये भी कहा था कि 31 दिसंबर तक ये पुराने नोटों को आप बैंक में जमा करवा लें। यहाँ पर बाद में आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। यहाँ पर ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अब व्यवस्था को पूर्ण रूप से टूटने से बचाने के लिए सरकार ने यह भी कह दिया कि आप जो रुपए हैं बैंक से आप नए नोट जो है 4000 रुपये तक के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी पुराने नोटों पर परिवर्तित कराने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा वो जो पुराने नोट थे उन्हें पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों में और सरकारी अदायगी जो बिजली वगैरह हैं इन सब में ये पुराने नोट स्वीकार किए गए थे 12 दिसंबर 2016 तक। ठीक है, तो ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की इस चीज़ की और कुछ लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की। प्रशंसा मैंने आलोचना क्यों हुई कि भाई बैंक लाइनें बहुत लंबी लगी रही, काफ़ी दिनों तक बैंकिंग कार्य जो थे, बैंक के वित्त कार्य थे प्रभावित रहे। ठीक है, काफ़ी लोग जो थे इसी डर से जो है कहीं बाहर रहे तो बाहर फंस के रह गए थे। वहीं से लाभ क्या हुआ, लाभ ये हुआ कि भाई बैंकों के पास जो है तमाम जो पैसा था, यानी कि जो लोग टैक्स पेयर्स नहीं थे, जो अपने पास केवल और केवल बैंक जो पैसा बचा के रखे हुए तो टैक्स के दायरे में आ गए। ठीक है, यानी यहाँ पर वही सुधार हुआ, बड़ी संख्या में लोग कर के दायरे में आ गए। इसके अलावा लोगों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये सब फायदे भी हुए। काले धन की समस्या हल करने के लिए सरकार ने जो निर्णय था कर चोरी वाला, उससे कहीं ना कहीं निजात मिली। तो ये चीज़ बताई गई जो है विमुद्रीकरण की है। ठीक है, देखिए इस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, ये चीज़ अभी हाल फिलहाल में हुई है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त होता है। कोशिश मेरी यही रही कि भाई आपके चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ चैप्टर्स की जो भाषा है बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जटिल रख दी है। मैं ये मानता हूँ कि भाई जब आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक में सिंपल वे में भाषा दे रहे हैं तो वही भाषा यहाँ भी रख देते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ चैप्टर्स की भाषा बहुत ही जटिल रख दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए मैंने जो रमेश सिंह की स्टैंडर्ड बुक थी वहाँ से कुछ भाषा के कुछ पहलू थे वो आपको समझा दिए इसी मारे आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा।